हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं हूँ आपके साथ टू दी फोर्थ सीरीज़ की डे 11। देखो, मैं फिर अड़ के खड़ी हो गई सब। यार मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी गंदी बीमारी हो रही है। पता है क्या है कि मैं जो है ना स्क्रीन सामने लगी हुई है ना, स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन दिखता है। अब मैं पीछे पलट के क्वेश्चन देखती नहीं, वो स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इस चक्कर में मैं अड़ के खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब अड़ के ना खड़ी हूँ और साइड में खड़ी हो जाऊँ। एक तो मैं खुद इतनी चौड़ी हूँ, वैसे ही से आप घेर लेती हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत बहुत क्या करूँ यार, सॉरी फॉर दैट कि मैं बीच में अड़ के खड़ी हो जाती हूँ। खैर, टू दी फोर्थ सीरीज़ का डे 11 है और ये वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ का लास्ट जो है वो सेगमेंट है। देयर आर ओनली 20 क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। और ये 20 क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। और इसके साथ टू दी फोर्थ सीरीज़ की जो ये कोटेशन है वो पढ़ लीजिए। लक्ष्य सही होना चाहिए, मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है मगर वो विनाश करती है और निर्माण नहीं। तो भैया लक्ष्य सही, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए तो मेहनत करिए। अब आपको जाना है कहीं और, आप जा रहे हैं कहीं और, तो आप कोई अपनी मंजिल पर थोड़ी पहुंचेंगे। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मेहनत करनी है तो लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और उसके लिए सही किताबें, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भटकते फिरे जाएं, दुनिया भर की चीजें जो है इकट्ठी कर लें और पढ़ा कुछ ना जाए। देखिए, जो बेकन की लाइंस है ना, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी डाइजेस्टेड एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड कंप्लीटली, वो बिल्कुल सही बात है। हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती, ऐसा ही हर यूट्यूब चैनल देखने के लिए नहीं होता। सम ओनली क्रिएट होक्स, जो आपकी आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो जहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिले, ये तो आपका दिल भी जानता है सही गाइडेंस कहाँ मिल रही है। गाइडेंस सही लीजिए, लक्ष्य सही रखिए, निर्माण कीजिए, विनाश नहीं। और चलिए इसी के साथ टू दी फोर्थ सीरीज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं ऐड करूंगी अब पहले थोड़ा सा न्यू टीजीटी पे। न्यू यार, ये मैं न्यू क्यों पढ़ती हूँ भैया? ऐसा है कि वीडियो बैचेस अवेलेबल हैं टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी वाले में। अब एनवीएस का पेपर हो गया, जो देकर आए हैं बता रहे हैं बढ़िया पेपर हुआ है। और केवीएस का नोटिफिकेशन अभी 5 दिसंबर को आएगा, तो उसका सिलेबस खुलेगा तो पता चलेगा क्या है। तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी केवीएस के बैच का। फिलहाल टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी का वीडियो बैच अवेलेबल है, जिसमें राइटर्स, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स और स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी फॉर्म। मैं आपको जरा इसका दिखाती हूँ कि ये है हमारे नोट्स। है ये नोट्स जो हैं, ये हैं, ये पूरा गट्ठर जो है वो जाता है स्टूडेंट्स को। ये कि ये पूरी सीरीज़, ये वर्ड्सवर्थ की और हिस्ट्री और ये टेस्ट सीरीज़ और लिटरेरी टर्म्स, शेक्सपियर एंड एक ग्रामर की बुक है। इतना सारा स्टडी मटेरियल हमारा जाता है। ये तो स्पायरल नहीं है, स्पायरल होकर जाता है। तो ये है हमारा मटेरियल। पीजीटी की बुक अलग है, तो ये मटेरियल आपको आपके घर पर मिलता है। चलिए, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्ले स्टोर पर इंग्लिश सूत्रा ऐप डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश सूत्रा ऐप जो है सिर्फ उनके लिए है जो पेड क्लासेस लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग वैसे ही पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब है ही। और 7895937338 पर आप कॉल कर सकते हैं, उससे आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। चलिए, अब इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ द डिलीटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री? कौन सी पोएम थी वो जिसपे के बारे में ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है? ये ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत, उन्होंने जो है जो उनका वर्क था कि जो ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहा कि वर्ड्सवर्थ वाज नॉट अ लेक पोएट, कि ही वेंट टू लेक एंड ही बिकेम अ लेक पोएट। ऑस्कर वाइल्ड का ये कहना था कि वर्ड्सवर्थ को सरमन्स वहां मिले जब वो स्टोन्स के पीछे उन्होंने छिपा के रखे हुए थे। ही डिड नॉट गेट पोइट्री व्हेन ही वेंट टू नेचर, ही गॉट पोइट्री व्हेन ही केम बैक टू पोइट्री।
ये सारी चीजें ऑस्कर वाइल्ड ने कही, और ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि नेचर का एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है वर्ड्सवर्थ की पोयम को पढ़ने पर। और कौन सी पोयम थी वो? पीटर बेल। पीटर बेल जो पोयम को पढ़ के उन्होंने कहा, पीटर बेल जो कि एक कहानी सी कहती हुई पोयम है, उसके बारे में ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उस नेचर का बड़ा ही हानिकारक प्रभाव जो है वो देखने को मिला है पीटर बेल पोयम को पढ़ के। ऐसा ऑस्कर वाइल्ड को महसूस हुआ था। उन्होंने कहा था ही वॉज नॉट अ लेक पोएट, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट अ लेक पोएट। वर्ड्सवर्थ फाउंड द सर्मन्स विच ही हाइड इन द स्टोन्स, कुछ इसी तरीके की चीज़ें उन्होंने जो है उसमें लिखी हैं। और ऑस्कर वाइल्ड ने पीटर बेल के बारे में ये कहा है कि ये पोयम नेचर का हानिकारक प्रभाव जो है वो देखने को बताती है। तो दैट इज पीटर बेल। पीटर बेल, अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो पीटर बेल पोयम में वर्ड्सवर्थ ने एक ये बताया है कि नेचर कैसे इंसान को चेंज करती है, कि एक व्यक्ति जो लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, कैसे वो देखता है कि एक जानवर जो है वो अपने मालिक की बॉडी को देखकर वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। एंड द मोमेंट पीटर बेल जो है उस एस पर बैठता है और वो उसको लेकर जाता है और उस वहाँ उसके अपने मालिक के परिवार के पास, और कैसे उसको सबको देखकर उसका जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो एक ठग से एक अच्छा आदमी बन जाता है। तो ये कहानी जो है ये बहुत लोगों को ने इस पोयम को क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये क्वेश्चन है, ये देख लो क्वेश्चन, भाई मैं साइड में हो गई, यूँ क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, देख लो। कभी कभी मैं ऐसी काम कर देती हूँ, कभी कभी नहीं, मैं बहुत बार ऐसा काम कर देती हूँ। और ये सामने स्क्रीन है ना, ये मेरा दोष नहीं है, सामने की स्क्रीन का दोष है। हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट? किसने कहा है? ये कहा है, मैंने नहीं कहा, सच्ची में। नियो क्लासिकल पोएट्स का कहना था कि पोइट्री जो है वो हेड का प्रोडक्ट है, हार्ट का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं है। पोइट्री को भी आप जो है सोचते हैं, समझते हैं, कौन से इमोशंस, कौन सा मीटर लगाना चाहिए, तब कहीं जाकर आप लिखते हैं। और जब आप इतना सब सोचते हैं तो वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वाई पोइट्री इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट। ये किसका मानना था? नियो क्लासिकल पोएट्स को। नियो क्लासिकल द एज ऑफ रीज़न, ये एज ऑफ रीज़न मैथ्यू आर्नल्ड ने उनको कहा था, एज ऑफ रीज़न, क्योंकि वो हर चीज़ में तर्क लगाया करते थे। इस समय में जो लिखे भी गए हैं वो मॉक एपिक्स लिखे गए हैं, या किसी का मजाक उड़ाती हुई पोएम्स लिखी गई। और आपको पता है कि अगर मजाक उड़ाती हुई पोएम्स लिखी जाएंगी तो दैट वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल। तो वह हेड की उपज होंगी, हार्ट की उपज नहीं होंगी। उनमें सेंटिमेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट इमोशंस नहीं होंगे। जब सटायरिक और बिटर जो है इमोशंस को बताना हो तो ऑब्वियसली उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहा है नियो क्लासिकल पोएट्स ने। देखो आप, सही है ना? Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in वर्ड्सवर्थ ने अपने करियर की शुरुआत जो करी थी यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट लिखकर करी थी। 1787 में उन्होंने एक सोनेट लिखा था, और किस में लिखा था? यूरोपियन मैगजीन में उन्होंने ये सोनेट लिखा था। Who praised Wordsworth as the poet of humanity? वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी जॉन कीबल ने कहा है। ये जॉन कीबल वही है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है ये इट वाज इन द फेवर ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म, और जो है इसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जिसके चीफ जो है वो प्रोपोनेंट थे जॉन कीबल, और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के प्रोपोनेंट जॉन कीबल ने वर्ड्सवर्थ को प्रेज करा है पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर। About which poem Wordsworth said its object is partly to expose the vices of the penal law and the calamities of war as they affect individuals. ये मैं आपको इस पोएम के बारे में बताना चाहती हूँ। ये पोएम है गिल्ट एंड सॉरो। इस पोएम के बारे में बताऊं, आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडविन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वही गॉडविन जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस नाम की किताब लिखी है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोएम है गिल्ट एंड सॉरो,
पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। कौन सी पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि इसका ऑब्जेक्ट है वाइसेस ऑफ द पीनल लॉ पीनल लॉ के बारे में उसकी बुराइयां बताना और कैलेमिटीज और वॉर की परेशानियों को बताना, कैसे वो लोगों को पर अब असर डालता है। ये पोएम है गिल्ट एंड सॉरो। गिल्ट एंड सॉरो वर्ड्सवर्थ ने प्रभावित होकर लिखी थी गॉडविन। गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित होकर नहीं लिखी, गॉडविन की एक नॉवल है, एक गॉडविन की नॉवल है जिसका नाम है कैलेब विलियम्स एक नॉवल है जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली जो इंग्लिश टायरेनिकल गवर्नमेंट पर एक सटायर जो है वो किया है। इससे प्रभावित होकर इन्होंने ये पोएम लिखी है गिल्ट एंड सॉरो। गिल्ट एंड सॉरो पोएम में एक सेलर की कहानी है, जो एक सेलर की कहानी है, एक अकेली औरत की कहानी है। एक सेलर जो दिखाते हैं वॉर के बाद भटक रहा है, उसे एक कैसल दिखती है, उस कैसल में एक औरत आउटस्ट्रेच लेटी हुई है। एक ही वाज गिल्ट रिडन बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ समवन। ये गिल्ट एंड सॉरो जो पोएम है ये गॉडविन की नॉवल कैलेब विलियम्स से प्रभावित होकर लिखी गई है। वॉर के इम्पैक्ट बताती हुई ये पोएम है गिल्ट एंड सॉरो। तो दिस इज द क्वेश्चन and this is the answer, guilt and sorrow. It is a story of a cruel wrong suffered by an innocent woman, chiefly as the result of war, and by a technically guilty but essentially good man who ends on the gallows as a confessed murderer, the theme of which poem is narrated here. ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, ये कहानी है एक औरत की जो वॉर की वजह से जो पीड़ित होती है, और एक सेलर है जो गैलोज में उसके ऊपर एक मर्डर का आरोप लगा हुआ है। ये कहानी है गिल्ट एंड सॉरो की ही कहानी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन, और ये कैलेब विलियम्स नाम के नॉवल से प्रभावित होकर लिखी गई है गिल्ट एंड सॉरो। About which poem of Wordsworth Sir Walter Raleigh writes, "It was not by an acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind." सर वॉल्टर रेले, ये सर वॉल्टर रेले वो एलिजाबेथ वाले सर वॉल्टर रेले नहीं है, ये एक इंग्लिश राइटर थे और 20th सेंचुरी के। सर वॉल्टर रेले ने कहा है कि it was not by an acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification, कि वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी में चाइल्डहुड को ग्लोरीफाई किया है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने नेचर को एक ओपन माइंड से जो है वो देखा है। तो ये कहा है सर वॉल्टर रेले ने ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ कि एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। और इसमें जो है ये जो पोएम है इसमें चाइल्डहुड को ग्लोरीफाई किया गया है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किया गया, कहा गया है, और इसको बच्चे को एक फिलोसोफर के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो पोएम है इसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसकी जो थीम है दैट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि आत्मा मृत्यु के बाद और जन्म से पहले हेवन में रहती है। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को भी इसकी थीम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। द थीम ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मैं रास्ते में से हट जाती हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Which poem describe Wordsworth's pantheistic philosophy? Now, what is the meaning of pantheistic philosophy? Pantheistic philosophy का मतलब होता है, pantheistic philosophy का मतलब होता है कण कण में भगवान को देखना, पत्थर लकड़ी सब में भगवान को देखना। तो अगर आपने वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे पढ़ी है तो पैंथीस्टिक फिलॉसफी उसमें जो है वो देखना, द साउंडिंग कैटरैक्ट्स हॉन्टेड, ये जो है एक पैंथीस्टिक फिलॉसफी को बताती हुई पोएम है। ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसमें जो लिसनर है वो उनकी सिस्टर है डोरथी,
और वो कहते हैं कि पृथ्वी का प्रकृति का हर ऑब्जेक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो पेंथीस्टिक फिलॉसफी हमें किस में देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है टिंटर्न एबे में। Who appreciated Wordsworth's poem Michael in the words, "Nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power." ये जो लाइंस है, ये देखिए माइकल पोयम। माइकल जैसे वर्ड्सवर्थ ने पेस्टोरल का नाम दिया था। माइकल इज एन 80-year-old शेफर्ड। उनसे 20 years यंगर उनकी वाइफ है। उनका एक 18 साल का बेटा है ल्यूक। उनकी कॉटेज का नाम है इवनिंग स्टार। और ल्यूक जैसे ही प्रकृति से दूर होता है, वो सारा चीज़ जो है वो कहीं जो है वो लंदन चला जाता है, कहीं गायब हो जाता है और सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये वर्ड्सवर्थ की इस पोएम के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नेचर ने पेन वर्ड्सवर्थ के हाथ से ले ली और खुद लिखा है। पेनिट्रेटिंग की दिल को भेदने वाले शब्द हैं माइकल के। तो माइकल पोएम के बारे में इतनी खूबसूरत बात कही है किसने? मैथ्यू आर्नल्ड ने। और वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को माइकल के साथ पेस्टोरल भी नाम दिया है। द पोएम माइकल इज सेट इन, माइकल की जो सेटिंग दिखाई गई है माइकल पोएम की, दैट इज ग्रीनहेड इन ग्रासमेयर वैली। ग्रीनहेड इन ग्रासमेयर वैली। The preface to the lyrical ballads, Manifesto of Romantic Movement by William Wordsworth doesn't include. देखिए, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट जो कि 1800 में आया था, इट्स एन एस्से। और इसमें बताया था, उन्होंने थ्योरी ऑफ पोइट्री दी थी कि किस पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज शुड बी सेम। और पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और कि अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो ये सारी पोएटें उन्होंने उसमें बताई हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि आम जो जीवन होता है वही पोएट को अट्रैक्ट करता है और वही चीज़ें दिल से दिल तक पहुंचती हैं। एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री। जो कॉमन भाषा है आप उससे दूसरे को आराम से समझा सकते हैं। जो पेडेंटिक लैंग्वेज होती है वो दैट विल बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ फ्यू पीपल। बट जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है वो सभी के द्वारा समझी जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन ऑफ प्लॉट। ऑब्वियसली फीलिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट है कहानी से ज़्यादा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, ये पोप की लाइन है और ये प्रीफेस में नहीं कही गई है। तो इसका है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। In which poem of Wordsworth the speaker narrates a nighttime ride to the cottage of his beloved Lucy, who always looks as fresh as a rose in June. वर्ड्सवर्थ की 5 पोएम्स हैं, लूसी पोएम्स। और किसी को नहीं पता कि ये लूसी पोएम्स में लूसी उनकी प्रेरणा है कौन। मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने दिल तो पागल है पिक्चर देखी है तो उसमें जो है जो शाहरुख खान है वो हमेशा जो है वो कहता है माया माया माया, माया ऐसी है माया वैसी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स हैं उनकी जो लूसी है वो भी कुछ इसी तरीके की एक कल्पना है। और ये जो पोएम है द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम, इसमें एक नाइट टाइम राइड है और लूसी को स्पीकर कहता है कि वो हमेशा इतनी फ्रेश है जून जैसी। तो ये जो पोएम है दैट इज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन जो है ये एक 7 स्टेंजा पोएम है। लूसी पोएम्स में से एक है। इट्स अ 7 स्टेंजा पोएम। Which poem among the Lucy poems does not directly mention Lucy? इनमें से कौन सी पोएम जो है वो लूसी को डायरेक्टली मेंशन नहीं करती? तो ये देखिए कौन सी पोएम में
लूसी का नाम नहीं है। लूसी जितनी भी पोएम्स है, 5 पोएम्स हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो कौन सी पोएम जो है उसमें आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, एक ये भी है। तो ये 5 पोएम्स हैं। अब इनमें से कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने लूसी का नाम नहीं लिया? वो पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये जो पोएम है इसमें लूसी का नाम नहीं लिया गया, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें लूसी का नाम नहीं लिया गया। द लास्ट 3 lines फ्रॉम विच पोएम आर यूज एज एन एपीग्राफ। एपीग्राफ का मतलब होता है ओपनिंग कोटेशन। किसी भी पोएम की जो ओपनिंग कोटेशन होती है उसे एपीग्राफ कहते हैं। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, तो उसके कुछ समय बाद जब उन्होंने उसे रिवाइज किया तो उन्होंने एक अपनी पोएम थी रेनबो, उसकी लाइंस जो है वो उन्होंने इसके एपीग्राफ बनाया था। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई विश माई डेज कुड बाउंड टू बी नेचुरल पाइटी। ये लाइंस जो हैं वो उन्होंने एज एन एपीग्राफ जोड़ी थी। रेनबो पोएम्स की लाइन जो हैं वो उन्होंने जोड़ी थी एपीग्राफ के रूप में इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी में। Wordsworth's poem Peter Bell, finally published in April 1819, is dedicated to his friend. वर्ड्सवर्थ की इस पोएम की बहुत आलोचना हुई है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि मतलब मेरे तो कुछ सबलाइम लिखना चाहता था मगर मैंने अर्थली लिखा है, मैंने बहुत ही सिंपल से ये चीज़ें लिखी हैं। और इस पोएम को मतलब उनके दोस्तों ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। इस पोएम को पीटर बेल को उन्होंने डेडिकेट करा है साउदे को, रॉबर्ट साउदे। To which of his friend Wordsworth wrote, "Every great poet is a teacher. I wish to be considered a teacher or as nothing." वर्ड्सवर्थ ने कहा, उनका मानना था कि हर ग्रेट पोएट एक टीचर होता है और मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। देख कितनी वैल्यू थी वर्ड्सवर्थ की नज़र में टीचर्स की, बस सुन के खुशी सी होती है। ये कहा था उन्होंने अपने दोस्त सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। According to Wordsworth's theory of poetry, how many stages are there in the process of poetic composition? There are 4 stages. देखिए कौन कौन सी हैं? Observation, stage number 1. Recollection, filtering and composition. ये 4 स्टेजेस हैं पोइटिक कॉम्पोजिशन की। देखिए ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर रिकलेक्ट करना, फिर छांटना और फिर उसके बाद कंपोज करना। तो ये 4 जो है पोइटिक कॉम्पोजिशन की स्टेजेस है, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ पोइट्री के अकॉर्डिंग, देयर आर 4 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कॉम्पोजिशन। What according to Wordsworth is a suitable language for poetry? वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही साधारण होनी चाहिए, तो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। What according to Wordsworth is the prime function of the poetry? वर्ड्सवर्थ के हिसाब से प्राइम फंक्शन ऑफ पोइट्री जो है वो होती है टू इनोबल द रीडर, यानी कि किसी चीज़ को और बेहतर बना देना। तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री का प्राइम फंक्शन है दैट इज़ टू इनोबल द रीडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज 20 ही क्वेश्चंस थे। ये आज वर्ड्सवर्थ वाली सीरीज़ जो है वो ख़त्म हुई है और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मिल्टन स्टार्ट करती हूँ और पहले टीजीटी वाले राइटर्स निपटा दूँ, फिर उसके बाद पीजीटी वाले करवा दूँ और अब मिल्टन जो है स्टार्ट करेंगे। मिल्टन के क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं मिल्टन के क्वेश्चंस लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में मिल्टन के क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ। देखो मैं बिल्कुल साइड में खड़ी हुई हूँ, दिख रही हूँ, मैं भी दिख रही हूँ और क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं। और आगे पीछे जो मुझसे ऐसा हो जाता है तो उसके लिए
सॉरी है, अब क्या करूँ इससे ज़्यादा, अब पीछे जाकर तो चीज़ ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट राइटर जो हम लोग कवर करेंगे वह है जॉन मिल्टन, और उन्हीं के क्वेश्चंस जो है हम कवर करेंगे। बाय बाय।